Welcome to the session. Today we will discuss about the preamble to the Constitution of India. आज के सेशन में हम प्रियम्बल के बारे में रीड करेंगे. क्या है प्रियम्बल, क्यों प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है. राइट. सो द प्रियम्बल of the Constitution of India present the principle of the Constitution and indicates the source of its authority. Source of its authority. Preamble shows the principle and source of its authority. क्या शो करता है प्रियम्बल? कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या इम्पोर्टेंसी थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी हमें जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की ज़रूरत पड़ी, और किसने हमें ये पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना पड़ा. ये हमें कौन बताता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी. सोर्स ऑफ अथॉरिटी हु इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू टेल अस दैट वी शुड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड फ्रेम द प्रियम्बल. Who is the source of authority? Source of authority is we the people of India. We the people of India. इंडिया के लोगों को, यू नो ऑलरेडी, इंडिया एक बहुत लार्ज पॉपुलेटिव कंट्री है. इस कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया और स्टेट में डिवाइड करने के बाद छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया. उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा, सो दैट वो पार्लियामेंट में उनकी ग्रीवेंसेस या उनकी बातों को रेज कर सके, उनकी बातों को पार्लियामेंट में रख सके. इसलिए लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा और कहा कि गवर्नमेंट फॉर्म करो. गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट करने के बाद में लोगों को लगा कि हाँ, लेजिस्लेटिव जो लॉज बना रही है या एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट कर रही है, ये सारी चीज़ें के ऊपर लिमिट होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिट लगाने के लिए ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना पड़ा. क्यों? टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वी डिसाइडेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. So who is the authority, source of authority to frame the constitution? We the people of India. ये है एक्चुअली सबसे बड़ी ताकत, we the people of India. तो प्रियम्बल हमें क्या देता है? इम्पोर्टेंसी बताता है कि क्या इम्पोर्टेंसी है. तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, ये हमें किसने बताया? प्रियम्बल ने बताया. प्रियम्बल में ये मेंशन है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign country. Sovereign means who takes its own decision. Nobody can impose their rule on this. Okay. Sovereign country वो कंट्री होती है जो अपने लिए रूल्स खुद बनाती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है. ओके, दैट इज़ द सोवरेन. कोई बाहर का पर्सन आके आप पे रूल नहीं कर सकता या आपके डिसीजन नहीं ले सकता है. जैसे पहले बिफोर इंडिपेंडेंसी जब ब्रिटिश इंडिया थी तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में लॉज बनाए जाते थे. ओके, देन थ्रू दी सेक्रेटेरिएट वो लॉज को यहाँ भेजा जाता था और इंडिया में वाइसराय उसे इम्प्लीमेंट करते थे. तो ऐसे इंडिया को गवर्न किया जाता था. बट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद क्या हुआ? हमने इंडिया को सॉवरेन में कन्वर्ट किया. सो इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री जो अपने डिसीजन खुद लेती है. राइट. सोशलिस्ट. देन सोशलिस्ट का क्या मीनिंग है? सोशलिस्ट मीन्स इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर के लैंग्वेजेस को बोलने वाले एक डाइवर्स कंट्री है इंडिया. हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं. अलग अलग रीजन से लोग आके यहाँ रहते हैं. राइट. तो लोगों में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. राइट. क्लासेस नहीं होना चाहिए. इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है और
इकोनॉमी टर्म में अगर हम इसे देखें तो सोशलिस्ट, और एक होता है कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म में क्या होता है, आप जैसे हम बोलते हैं कि हम इस कम्युनिटी से हैं, तो हमारी एक हमारा एक एरिया या कम्युनिटी ही बोल लो या एक रीजन बोल दो, लिमिटेड हो जाता है कि हम इस कम्युनिटी के हैं, है ना। वी आर डिफरेंट, आप किसी और कम्युनिटी के हो तो यू आर डिफरेंट। सो कम्युनिटी वाइज लोगों में सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो कम्युनिज्म में सेपरेशन होता है, एक लिमिटेड रीज़न हो जाता है वो। बट सोशलिस्ट में क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि हम, अच्छा वन मोर थिंग, कम्युनिज्म में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसके डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, पब्लिक सेक्टर। ओके, गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के अंडर में पब्लिक सेक्टर ही होता है। लाइक आपके लैंड जो है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रन की जाएगी, लाइक आपकी लैंड को कहाँ इन्वेस्ट कर, लैंड को कैसे यूज़ करना है, आपकी कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट करना है। कैपिटल मीन्स आपकी ऑफ कोर्स मनी एंड एंटरप्रेन्योर्स, कौन एक्चुअली इंडस्ट्री ओपन कर सकता है, कौन नहीं ओपन कर सकता है, ठीक है। एंड ये सारे डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कम्युनिज्म में गवर्नमेंट करती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, उसमें ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो हमारे यहाँ होता है, जो इंडिया में होता है वो मिक्स्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसमें कि गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बोल दो आप, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करने के लिए। दोनों मिल के लोगों का वेलफेयर करते हैं, राइट। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी करवाते हैं, मीन्स उनका एम होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ओके। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं उसमें बेनिफिट होना चाहिए। एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसे, या फिर प्रोडक्शन जो भी हो एफिशिएंटली यूज़ करते हैं हर एक प्रोडक्ट को, तो वेस्टेज के चांसेस मिनिमम होते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में ये होता है कि लोगों को वेलफेयर, उनका एम होता है मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर करना। तो वेलफेयर करने में उन्हें सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करनी होती है, स्कीम्स लॉन्च करनी होती है, ये सब वो लोगों के वेलफेयर के लिए करते हैं। पॉलिसीज़ लॉन्च करते हैं, राइट। फूड सब्सिडीज़ दी जाती है, बीपीएल के लिए टैक्स रिलैक्सेशन होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो ये होता है। तो ऐसे मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ एक्टिविटी रन होती है उसे हम सोशलिज्म कहते हैं। नाउ सेक्युलरिज्म में आते हैं आप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है कि हर एक रिलीजन को इक्विडिस्टेंटली ट्रीट करना, जो कि इंडिया में किया जाता है। इंडिया कैसी है, एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, सेक्युलरिस्ट कंट्री है। तो इंडिया में सेक्युलरिज्म चलता है, इसमें हर एक रिलीजन को इक्विडिस्टेंटली ट्रीट किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई रिलीजन आपके लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू रिलीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या बहुत या गवर्नमेंट उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है। नहीं, गवर्नमेंट के लिए ऑल द रिलीजन्स आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को इक्विडिस्टेंटली ट्रीट करती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट वो हर एक रिलीजन को रिकग्नाइज करती है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है रिलीजन को लेके, तो उसे डेफिनेटली गवर्नमेंट उसे भी सॉल्व करती है, उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, ओके। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि सेक्युलरिज्म में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, ओके। देन आते हैं हम डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में आपको बता ही दिया है
कि डेमोक्रेसी एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेसी में लोग अपने लिए खुद ही रूल बनाते हैं। जैसे कि वी डिस्कस मैनी टाइम कि इंडिया छोटे छोटे स्टेट्स में, देन स्टेट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री को में लोगों का एक साथ कलेक्ट होना और डिसीज़न लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए स्टेट्स में डिवाइड हुई, देन कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हुई, एंड देन कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों ने अपना कैंडिडेट इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजे हैं, तो ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये जो लोगों की आवाज़ को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, जो भी है लोगों की बातें वहाँ रखते हैं, राइट। तो ये हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चलता है, और हमने वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम बोथ। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। ओके, देन मूव ऑन टू दी रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स इंडिया में कोई हेरिडेटरी सिस्टम नहीं चलता है गवर्न करने के लिए। ओके, रिपब्लिक आप समझिए मीनिंग, री एंड पब्लिक। रिपब्लिक मीन्स अगेन एंड अगेन, एक टाइम के बाद गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, देन अगेन किसी और को चांस मिलेगा गवर्नमेंट में आने के लिए। सो ये है रिपब्लिक्स। यहाँ कोई हेरिडेटरी सिस्टम नहीं चल रहा है, कोई भी आके पार्ट ले सकता है, राइट। इंडिया के टॉप मोस्ट ऑफिस में जो कि प्रेसिडेंट का होता है, उसके लिए भी हर एक पर्सन मीन्स एवरीबडी कैन टेक पार्ट इन दैट इवन। हाँ, डेफिनेटली देर आर सम रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट अगर जो भी है, जो भी पर्सन हु इज़ द पर्सन इज फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया, दैट इज़ अवेलेबल एंड दैट इज़ eligible for the post of the president also. Okay. Okay, then justice, liberty, we discuss about the justice, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो प्रियम्बल आपको बताता है, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं प्रियम्बल के अंदर। प्रियम्बल एक प्रीफेस की तरह होता है। आपने किसी बुक को देखा होगा, किसी भी बुक में जो फ्रंट पेज होता है, जो इंट्रो का पेज होता है, राइट, जिसमें आइडेंटिटी है, बुक के अंदर क्या है ना, बुक में कौन कौन से चैप्टर किस किस पेज पर होते हैं, बुक का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक को लिखने के पीछे ऑथर का, ये सारा एक्चुअली प्रीफेस में दिया होता है। जो फ्रंट पेज होती है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है बुक के अंदर की, एक तरह से बुक की आइडेंटिटी होती है। तो हमारा प्रियम्बल भी सेम वही है, इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो जस्टिस का मीनिंग है आपको सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जस्टिस मिलना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कैसे सोशली जस्टिस? सोशल बेस पे आपको, जैसे आप इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, राइट, अलग अलग रीजन्स से लोग यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अलग अलग कास्ट के लोग, कलर के लोग, लैंग्वेजेस को बोलने वाले, कल्चर के लोग रहते हैं। तो सब में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। एवरीबडी हैज़ सम डिफरेंसेस रिगार्डिंग देयर कल्चर, रिगार्डिंग देयर लैंग्वेजेस, एवरीथिंग। जब चीज़ें अलग अलग होती हैं, जब तो डिफरेंसेस तो डेफिनेटली होंगे। इन डिफरेंसेस के होते हुए भी दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ईच अदर। ओके, तो सोशली आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। इस तरह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, इकोनॉमिकली जस्टिस ऐसे किया जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दी जाते हैं। SC STs को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन के प्रोविज़न्स हैं। ओके, SC ST OBC एंड EWS
सारी जो भी एक्चुअली कैटेगरी वाइज जो आपका कोटा चलता है, इकोनॉमिकली इनको बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली इनके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या इनको प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में भी इनफैक्ट, कि इनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे जाएं, जिससे कि वो ज़्यादा अर्न करें और उनका इकोनॉमिक या उनका स्टेटस मेंटेन रहे या वो दूसरों के इक्वल आए। ओके। पुअर लोगों को सब्सिडीज़ दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम स्कीम लॉन्च की जाती है, टैक्स में इन्हें रिडक्शन मिलता है, राइट। तो इस तरह से इकोनॉमिकली बेटरमेंट के लिए कई सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। पॉलिटिकली जस्टिस कैसे दिलाते हैं? पॉलिटिकली जस्टिस ऐसे होता है कि 1% 1 वोट, राइट। हर एक पर्सन के पास एक वोट की वैल्यू होती है, एक वोट होता है और हर एक वोट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी रिच के पास कोई रिच वोट देने आया तो उसके वोट की डबल वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रिच है, वेल ऑफ है, नो ना। सो 1% 1 वोट 1 वैल्यू, इसका प्रोविज़न इंडिया में चलता है। तो पॉलिटिकली सो दैट सबको इक्वली जस्टिस मिले पॉलिटिक्स में। एंड जो SC STs होते हैं उनके पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन होते हैं। कुछ सीट्स वुमेन के लिए पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वुमेन SC ST जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, हार्डली 13% 5% के नंबर्स में एक्चुअली है, ट्राइब्स तो और भी कम है। तो जब ये लोग ऑलरेडी माइनॉरिटी में है तो इन्हें पॉलिटिक्स में कोई भी इन्हें कैंडिडेट सिलेक्ट करके लाएगा ही क्यों ऊपर? कोई नहीं लाएगा। वैसे भी ये थोड़े पिछड़े हुए होते हैं तो इन्हें तो लाने के चांसेस ही नहीं होते हैं, राइट। तो जब इनके आने के चांसेस ही बंद हो जाएंगे तो इनको जस्टिस मिलेगा कैसे? हाँ, तो इसलिए इनके लिए कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए गए हैं, कुछ जिससे कि इन्हें जस्टिस मिल सके। रिजर्वेशन का प्रोविज़न निकाला है सो दैट SC ST को पॉलिटिकली जस्टिस मिल सके, राइट। देन लिबर्टी मीन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हर एक पर्सन को लिबर्टी है इस चीज़ की कि वो जो चाहे सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी भगवान में आस्था रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, ये सारे किसी भी चीज़ में वो बिलीव रख सकते हैं। दिस इज़ द इंडिविजुअल लिबर्टी। इसकी लिबर्टी हर किसी को होती है, बट ये लिबर्टी बस वहीं तक होती है जहाँ तक कि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को हार्म ना पहुँचा सकें, राइट। लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं होती, लिबर्टी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ होती है। अब कैसे? सपोज़ आप कहेंगे कि मुझे पूरी लिबर्टी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई रोड से जा रहा है कोई पर्सन, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, आपको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, एंड आप गए और आपने उसे दे दिया, एक स्लैप दे दिया, एक थप्पड़ दे दिया, तो दिस इज़ नॉट योर लिबर्टी, राइट। आपको इस बात की लिबर्टी नहीं है कि आप उसके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। आपकी लिबर्टी वहीं तक है जहाँ तक कि आप किसी दूसरे की लिबर्टी को हार्म ना पहुँचा सकें। लाइक कोई पर्सन है, कोई टेररिस्ट है, किसी ने भी रैंडमली किसी टेररिस्ट को जाके इंडिया की इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये करने की लिबर्टी नहीं होती है, इसको लिबर्टी नहीं कहते हैं। ऐसे केसेस में आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, हियर आर दी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ओके, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है लिबर्टी के बारे में, तो मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा है, आई विल टेल यू लेटर ऑन।
क्वेश्चन क्या था, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी किस किस चीज़ की होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए, प्रमोशन के लिए होनी चाहिए। इक्वालिटी आपको एजुकेशन में दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है, सो दैट अपॉर्चुनिटी दी जाती है मैक्सिमम, सो दैट आपका स्टेटस बढ़ता रहे। हर किसी को अपॉर्चुनिटी हो, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, हम इक्विटेबल क्यों कहते हैं सब, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टाइप के रिजर्वेशन होते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन ऊपर से नीचे आता है या नीचे ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है हॉरिजॉन्टल, जैसे वुमेन ही वुमेन को अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वुमेन ही वुमेन को अगर रिजर्वेशन देना है, वुमेन का अलग सा एक रिजर्वेशन हो गया। लेकिन अभी आपको कास्ट वाइज रिजर्वेशन देना है तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया। कैसे, SC ST OBC, राइट। तो स्टेटस को इक्वल करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना मस्ट है। प्रमोशन के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन मस्ट है। ओके। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का क्या है, फ्रेटर्निटी का सेम वही, ये एक इमोटिव कंसेप्ट है। एज वी ऑल नो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। अब इतनी डाइवर्स कंट्री में लोगों को कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम होते हैं, उनके एम्स क्लास ना हो, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो किसी भी रीज़न से, इसके लिए उनका आपस में मिलजुल के रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि अलग अलग, क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं ना लोगों में। जब लोगों में इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है, जब लोग इतने वेरिएंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के, तो लोगों में डेफिनेटली डिफरेंसेस तो होंगे ही। आपकी लैंग्वेजेस अलग होती है, आपका सोचने का तरीका अलग होता है, आपका कल्चर अलग हो जाता है, तो आप डिफरेंट होते ही हैं एक दूसरे से, है ना। तो इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी आपको मिलजुल के रहना है। इसके लिए आप में क्या होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड की फीलिंग आप में हमेशा होनी चाहिए। कंसर्न होना चाहिए एक दूसरे के लिए, बीइंग अ ह्यूमन, आप में कंसर्न होना चाहिए कि जैसे आप ह्यूमन बीइंग हो वैसे सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। तो इमोशंस तो सेम ही डेवलप होते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी तो सेम ही है ना आपकी, तो इमोशंस जो निकलेंगे वो तो सबके सेम ही निकलते हैं। जो कल्चर, लैंग्वेज या जो भी चीज़ें हैं बाहर की, ये जो सोशल चीज़ें हैं, ये तो सोशली डेवलप्ड हुई है ना। फिजिकली तो सब सेम है, तो इमोशंस भी सेम होंगे। तो बीइंग अ ह्यूमन यू शुड हैव फ्रेटर्निटी अमंग ईच अदर, अमंग एवरीबडी, ओके, अमंग ऑल। सो ये है फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, सॉरी। So in our Constitution Assembly, this 26th day of November, मीन्स 26 नवंबर को 1949 को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसे एनफोर्स कब कराया गया, एनफोर्स 1950 को 26 जनवरी को इसे इफेक्ट मिला गया या एनफोर्स किया गया, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 26 जनवरी को फोर्स मिलाया गया, इफेक्ट मिलाया गया 26 जनवरी 1950, ठीक। अडॉप्ट कब किया गया है, अडॉप्ट कब किया है, 26 नवंबर 1949 को, ओके। सो दिस वाज आवर प्रीएम्बल एंड if you have any doubt please comment below,
I'll solve your problem. Or in next session we will study about the Indian polity, definitely the next topic. Okay, thank you for watching this session.